Recording in progress. जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलते हैं, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से, और एडिशन ऑफ पार्टीज, और सब्ट्रैक्शन ऑफ पार्टीज से। तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं जो हम आज ड्राफ्ट करना सीखेंगे। और उसके साथ साथ हम कंडीशंस भी पढ़ेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन में जो है प्लेंट रिजेक्ट की एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे। और आर्डर ये लिखा हुआ है आर्डर 7 रूल 11 में। और एडिशन ऑफ पार्टीज और सब्ट्रैक्शन ऑफ पार्टीज हम कैसे करेंगे, और एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहाँ तक बात कर रहे हैं,
तो एडिशन में कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी रिमेनिंग हो जाती है जो ज़रूरी होती है कोर्ट में जो है आने के लिए, फिर हमें वो जो है भूल जाते हैं या किसी वजह से, या आगे जाके ये जो क्वासो क्लोजर ऑफ फैक्ट्स हो जाती है, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा पार्टी होना लाजमी है। तो इन सिचुएशन में लॉ ने हमें ये दिया हुआ है कि भाई ठीक है, तुम जो है एडिशन कर सकती हो उसकी। और अगर आगे जाके हमें पता चले कि भाई कोई बंदा फिजूल से आ रहा है इस केस में, या इस बंदे का केस में किसी किस्म का ताल्लुक नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है केस में, तो फिर उसकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गई। दूसरी हो गई रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है कौन से ग्राउंड में, वो ग्राउंड हम देखते हैं। हमने पहले भी एक दो ग्राउंड मेंशन किए मतलब कि हमने डिस्क्राइब किए हुए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन आज हम सारे ग्राउंड्स जो भी आर्डर 7 रूल 11 में लिखे हुए हैं, उसमें जो भी लिखे हुए वो हम सारे कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर हमें करानी है तो वो एप्लीकेशन को ऐसे ड्राफ्ट की जाएगी, तो वो भी सीखेंगे। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ड्राफ्ट हमेशा डिफेंडेंट करेगा। क्यों डिफेंडेंट करेगा? क्योंकि वो चाहेगा कि इसकी जो है क्या हो, प्लेंट रिजेक्ट हो। प्लेंटिफ खुद नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो उसके केस इसी पे ही बेस्ड है, तो इस वजह से वो कभी नहीं चाहेगा। बाकी ये जो हरकत करेगा वो डिफेंडेंट चाहेगा कि भाई मैं इसकी प्लेंट रिजेक्ट कराना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन है, और उसके ग्राउंड्स भी देगा जो आर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है, उसमें से किसी एक ग्राउंड का वो जो ग्राउंड बना के वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकता है। तो हम चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे कि हम कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखते हैं कि भाई कौन से ग्राउंड में जो है प्लेंट को हम रिजेक्ट करा सकते हैं। जो डिफेंडेंट साइड का वकील है वो कौन से ग्राउंड पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके रिजेक्ट करा सकता है। तो ये लिखा हुआ है जो व्हेन अ प्लेंट हैज बीन फाइल्ड इट मे बी रिजेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ आर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी आर फुलफिल्ड। जो आर्डर 7 रूल 11 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं अगर वो फुलफिल हो गई उसमें से कोई भी एक चीज़, तो आप रिजेक्शन अपीलेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और जो प्लेंटिफ है उसका केस उधर ही खत्म हो सकता है। तो ये आर्डर 7 लिखा हुआ है और रूल 11, ये 7 इसको रोमन में कहते हैं। तो आर्डर 7 रूल 11 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम चलते हैं आर्डर 7 और रूल 11 की तरफ कि वो क्या कहता है। तो वही आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि केसेस इन विच प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, आर्डर 7 रूल 11। तो इसमें से चार चीजें लिखी हुई हैं आर्डर 7 रूल 11 में कि कौन से ग्राउंड में जो है हो सकती है। तो ये पहले भी एक हमारे पार्टिसिपेंट है उबैदुल्ला, उसने ये चीज़ बताई थी आर्डर 7 रूल 11 के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने डिस्कस किया था। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज आंसर, किया इतना पहले से ही पता होना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि उसने गेट भी क्लियर की, तो मैं समझ गया कि वो ग्रेजुएटेड है, तो फिर जो है अच्छी बात है, सीपीसी के आर्डर्स याद हैं। एंड काइंडली कीप इट अप, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको आर्डर्स और रूल्स पहले से ही याद हों। तो चलते हैं हम कौन से जो एक ग्राउंड से जिस ग्राउंड पे हम जो प्लेंट है वो रिजेक्ट करा सकते हैं। पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर वो काज ऑफ एक्शन जो है डिस्क्लोज नहीं करती प्लेंट, मतलब कि वो ये नहीं बताती कि भाई मेरे साथ मसला क्या है, जिस मसले के बेसिस पे मैंने ये प्लेंट फाइल की है, और ये मसला कब अराइज हुआ। जैसे हमने प्लेंट जब ड्राफ्ट की थी तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट में जुरिडिक्शन और कोर्ट फी की वाली पेरा से पहले हमने कोर्ट को ये बताया था कि हमारे साथ ये मसला हुआ है काज ऑफ एक्शन, और ये काज ऑफ एक्शन इस टाइम पे अराइज हुआ था, अब अभी भी चल रहा है, और सारा कुछ हमने बताया था कि अभी तक चल रहा है। क्योंकि ये हम अभी तक इस वजह से कहते हैं कि भाई जब काज ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है तो फिर जो है केस करने का मतलब ग्राउंड बचता नहीं, तो हम कोर्ट को ये बताते हैं कि भाई ये फिलानी तारीख को काज ऑफ एक्शन शुरू हुआ था, फिलानी तारीख को फिर अराइज हुआ, फिर अराइज हुआ, थर्डली फोर्थली जितना आप बनाना चाहते हैं, और अभी तक चल रहा है। तो अभी तक चल रहा है ये जरूरी मेंशन करना है, वरना केस फाइल करने का ग्राउंड ही नहीं बनेगा। तो इधर भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप काज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज करते, मतलब आप मसला ही नहीं बताते प्लेंट में, तो फिर तो केस बनेगा ही नहीं। तो फिर वो या अगर वो एडमिट हो गया है तो फिर इस बिना पे डिफेंडेंट ये जो है एप्लीकेशन फाइल करके आपका प्लेन रिजेक्ट करा सकता है। दूसरा ये है कि जो आपने रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है, तो प्लेंटिफ को फिर कोर्ट ने जो है रिक्वायर किया कि भाई तुम करेक्ट वैल्यूएशन करो विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट, पर फिर जो है वो ऐसा करने से फेल हो जाता है। तो फिर इस सिचुएशन में भी जो है वो क्या हो सकती है, उसकी प्लेन रिजेक्ट कर सकता है, कोर्ट कर सकती है जो उसने रिलीफ मांगा है वो अंडर वैल्यूड हो तो इस सिचुएशन में। और कोर्ट उसको जाहिर बात है टाइम देगी, क्योंकि हमारी लॉ की एक डॉक्ट्राइन है कि नो वन शुड बी रिमेन अनहर्ड, आरडी अल्टरम पार्टम। तो कोर्ट प्लेंटिफ को भी बताएगी भाई तुम्हारे साथ तुमने ये मसला किया है, लिहाजा तुम्हें ये टाइम दिया जाता है इस मसले को हल करो। जैसे इधर लिखा हुआ है कि उसको टाइम दिया जाएगा, अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो फिर इन सिचुएशंस में जो है फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसकी प्लेन जो है रिजेक्ट कर सकती है। और तीसरा ग्राउंड जो है
अच्छा, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू जो उसकी रकम जो होती है वो उसने कम बताई हो रिलीफ की, या इस हिसाब से अंडर वैल्यू इसको बोलते हैं। अच्छा, तीसरा जो ग्राउंड है, व्हेन द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड, लेट मी ज्वाइन वन ऑफ द मेंबर्स, काइंडली वेट 1 मिनट। अच्छा, जो तीसरा ग्राउंड है वो ये है कि जो उसने रिलीफ क्लेम किया है वो प्रॉपरली उसने क्लेम किया हुआ है, पर जो उसने प्लेन जो इसने लिखी हुई है वो इनसफिशिएंटली स्टेम्ड है। अच्छा, जो स्टैम्प लगते हैं एप्लीकेशन में, सिविल में, मेरे पास होती तो मैं आपको दिखा देता। अभी करंटली नहीं है एप्लीकेशन, मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग लेक्चर में आपको दिखाऊं। एक इसको हमारे यहाँ टिकलियाँ भी बोलते हैं। तो स्टैम्प्स होती हैं जो हर एप्लीकेशन में सिविल में लगती हैं, भले आप ऐसे ही एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं तो आपको उसकी 2 रुपए की या 5 रुपए की जो है लगानी होती है वो स्टैम्प। तो जो अगर आपने इनसफिशिएंटली स्टेम किया हुआ है तो इस ग्राउंड पे भी आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो ये भी आपको ज़रूरी रखनी है चीज़ की, कौन सी एप्लीकेशन पे कितने स्टैंप लगेंगे या कितने जो है वैल्यू की जो स्टैंप होनी ज़रूरी है। तो इस ग्राउंड के पे भी आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है। और आपको कोर्ट जो है टाइम देगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई नो वन शुड बी रिमेंड अनहर्ड, आर डी अल्टम बॉटम। तो इधर भी वही चीज़ है, कोर्ट आपको टाइम देगी कि भाई जो है इस टाइम के अंदर जो है जितनी ज़रूरी स्टैम्प्स हैं उतनी लगाओ, और फिर भी आप उस टाइम में ये काम नहीं करते तो फिर रिजेक्ट होगी, पहले वाली में नहीं होगी, पहले आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अंदर आप जो है सही करते हैं जो भी मसला है तो ठीक है, अगर आप वो उस टाइम में नहीं करते तो फिर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तीसरा ग्राउंड था। उसके बाद अगर आपने लिमिटेशन के बाद फाइल की है तो फिर आपका जो है वो प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। व्हेन द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, सॉरी लिमिटेशन या किसी की लॉ के मतलब बार्ड है, किसी लॉ के जो है वायलेशन में ऐसा कुछ है, जैसे लिमिटेशन से बार्ड होती है तो किसी लॉ के थ्रू बार्ड है, तो फिर उस सिचुएशन में जो है आपकी प्लेन हो सकती है रिजेक्ट। तो ये 3 4 ग्राउंड है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर भी। एक तो अगर आप काज ऑफ एक्शन नहीं बता रहे हैं कि आप साथ मसला क्या है, फिर आपकी जो रिलीफ है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू जो होता है वो रियल वैल्यू से कम होता है। उसके बाद जो है, अच्छा किसी ने सवाल किया है, लेट मी। अच्छा, ये सवाल किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम लोकस स्टैंडर्ड। ये जो होती है हमारे यहाँ तकरीबन रिपीटिशंस में होती है, मैं इसको लास्ट में जो है इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ये लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ तो इंशाल्लाह आप वेट कीजिएगा लास्ट तक, यहाँ जो रिकॉर्ड लेक्चर में देख लीजिएगा। जजाकल्ला। तो ये जो है रिलीफ, दूसरा कौन सा ग्राउंड है कि भाई रिलीफ जो क्लेम किया हुआ है वो अंडर वैल्यूड हो, जो रियल वैल्यू से कम हो या ऐसा कुछ। तो उसके बाद अगर उसने रियल वैल्यू जो रिलीफ क्लेम किया है वो सही है, लेकिन उसने इनप्रॉपरली स्टेम किया हुआ है, ये बस इनसिफिशिएंटली स्टेम किया हुआ है और कोर्ट ने उसको टाइम दिया फिर भी उसने वो सही नहीं किया, तो फिर उसकी रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन है वो बार्ड बाय एनी लॉ, तो इस सिचुएशन में जो उसकी एप्लीकेशन जो प्लेंट वाली एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो हम चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ से। ड्राफ्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर आर्डर रूल 7, रूल आर्डर 8 7, सॉरी ये 7 है, आर्डर 7 रूल 11, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ इस रोमन जो भी मैथ है। तो ये एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो कैसे वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके जो है उसकी प्लेंट रिजेक्ट करा सकता है। अच्छा, प्लेंट रिजेक्ट होगी तो फिर प्लेंटिफ तो चुप करके बैठेगा नहीं, फिर वो जो है अपने वकील के पास जाएगा, तो फिर उसका वकील क्या करेगा, वो ड्राफ्ट करेगा ड्राफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस और काउंटर एफिडेविट टू द एप्लीकेशन अंडर आर्डर 7 रूल 11। तो प्लेंटिफ ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा कि भाई ये नहीं, ये जो डिफेंडेंट बोल रहा है कि मेरी एप्लीकेशन में ये मसला है, तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ये ऐसे कर रहा है, ये कोर्ट की कचहरी से जहाँ ऐसा कुछ बचना चाहता है, लेकिन ये केस रियल है या जहाँ जेन्युइन है, मेरे साथ जो वाकई में मसला हुआ है, तो फिर वो ये ऑब्जेक्शंस में बताएगा। फिर हो सकता है कि उसकी जो प्लेंट हो वो रिजेक्ट ना हो। तो दोनों हम एप्लीकेशन सीखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार में आपके पास प्लेंटिफ आए, ओ सॉरी डिफेंडेंट आए कि भाई मुझे प्लेंट रिजेक्ट करानी है। अगर प्लेंटिफ आ जाता है कि भाई मेरी प्लेंट रिजेक्ट की एप्लीकेशन फाइल कर दी है डिफेंडेंट ने और मुझे ऑब्जेक्शन या काउंटर एफिडेविट देना है, तो फिर वो भी जो है आपको ड्राफ्ट करना आनी चाहिए। तो दोनों हम देखते हैं केस स्टडी के थ्रू ड्राफ्ट करना।
केस स्टडी एक की होगी क्योंकि दोनों एक साथ रिलेटेड हैं। एक नबील, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो नाम थे नबील और अमजद, वही हैं इधर भी। कि नबील है, नबील ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट किया है सूट फॉर डिक्लेरेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट किसके, अमजद के। और अमजद ने जो समन रिसीव किए थे ऑनरेबल कोर्ट से, और उसने रिटन स्टेटमेंट जो है ड्राफ्ट की थी और फाइल भी कर दी थी। उसके बाद अमजद ने क्या किया है, अंडर फाइल की एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो क्या ग्राउंड उसने लिए थे, एक ग्राउंड है कि भाई इसके पास काज अफेक्शन नहीं है, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो वो जो है काज अफेक्शन अगर नहीं हो तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो क्यों क्यों नहीं है काज अफेक्शन, इसने ये बताया कि मैंने सारे अमाउंट पे कर दिए, और इसके साथ जो मसला है वो मसला है ही नहीं। ये बोल रहा है कि मैंने अमाउंट पे नहीं किया, लेकिन जो है मैंने सारा पे कर दिया है, तो इसके पास काज अफेक्शन है ही नहीं। लिहाजा इसकी एप्लीकेशन जो प्लेंट वाली है वो रिजेक्ट की जाए। उसके बाद इसने कहा है कि भाई इसने जो कोर्ट फीस है, जो स्टेम्प्स हैं या कोर्ट फीस है, उसने क्या कर दी है, सही पे नहीं की, जो कंप्लीट कोर्ट फीस है उसने पे नहीं की। तो इसने दो ग्राउंड लिए हैं और एप्लीकेशन जो है फाइल के, तो वो देखते हैं हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा, ये सवाल है इसका उबैदुल्ला का, कि अगर हमारा ये रिजेक्ट हो जाती है प्लेंट, तो उसके बाद ये काउंटर एफिडेविट होता है जो हम ड्राफ्ट करेंगे इसके बाद। अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप ऑब्जेक्शंस देंगे। अगर उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन सुनी जाएगी, अगर उसके बाद भी जो है जो आपकी एप्लीकेशन है जो है रिजेक्ट हो गई, तो फिर आप फिर से कर सकते हैं केस फाइल। क्योंकि एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा ये होती है कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा केस ना हो, लेकिन अगर एक केस हो गया है एक ग्राउंड पे, तो आप दूसरे ग्राउंड पे जो आपके साथ मसला है, जो आपके जिस मसले की बुनियाद पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट हुई है, अगर आप वो मसला हल कर देते हैं फिर केस फाइल करते हैं तो फिर तो हो जाएगी। और जहाँ तक बात है अपील और रिव्यू की, तो इसका मुझे इतना इल्म नहीं है। बाकी ये है कि काउंटर एफिडेविट जो होगा वो आप ड्राफ्ट करेंगे, वो हम अभी देखते हैं इस एप्लीकेशन के बाद वो काउंटर एफिडेविट ड्राफ्ट करना। तो ये एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है जो डिफेंडेंट ने जो है फाइल की है। तो सेम जो भी एप्लीकेशन होती है उसका फॉर्मेट तो सेम ही होता है, जैसे हम टाइटल देते हैं कोर्ट का, कि इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज हैदराबाद, और जो भी सूट नंबर होगा जिस सूट नंबर में आप ये एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल एनेबल वाली देने चाहते हैं। उसके बाद जो भी प्लेंटिफ होगा उसका जो है लिखेंगे इसे प्लेंटिफ और ये डिफेंडेंट, क्योंकि ये फर्स्ट एप्लीकेशन नहीं है, फर्स्ट के बाद जो भी एप्लीकेशन है, तो इस वजह से इसमें हमने शार्ट टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद हम एप्लीकेशन का टाइटल देते हैं कि जो कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर जो है 7 रूल 11। इसमें हम कोर्ट से क्या मांगते हैं कि भाई दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू रिजेक्ट द प्लेंट ऑन द कंसीडरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स मेंशन इन द अकम्पनिंग एफिडेविट। और ये जो अपेयर की गई है कानून की बालादस्ती के लिए की गई है। उसके बाद एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा और हैदराबाद डेटेड सारा कुछ। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करने की है कि हमने इधर ग्राउंड्स नहीं मेंशन किए हुए, हमने किधर मेंशन किए हुए हैं, जो हम एफिडेविट बनाते हैं उधर हमने मेंशन की हुई है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इधर ही मेंशन कर दें फिर एफिडेविट बना दें, एफिडेविट में मेंशन करने की जरूरत नहीं। या जो है आप ऐसा करें कि आप एफिडेविट में मेंशन कर दें और इधर लिख दें कि मैंने एफिडेविट में मेंशन की हुई है। वो आपके ऊपर है, इसमें किसी किस्म की जो है लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको एफिडेविट मेंशन करनी है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। हमने इसमें जो है क्या किया है, एफिडेविट में किया है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली इस एप्लीकेशन में ही जो है हम अपने ग्राउंड्स और फैक्ट्स बताते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई नहीं, जो है क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो हम क्यों ना नई चीज़ ट्राई कर लें, तो इस वजह से मैंने इसको एफिडेविट में जो अपने फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स हैं वो मेंशन कर दिए। तो ये एक सिंपल एक एप्लीकेशन है, उसके साथ हम एक एफिडेविट जो बनाते हैं नॉर्मली हर एप्लीकेशन के साथ, या वेरिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट पेज होता है, तो उसमें हम जो है अब अपने फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स जो है मेंशन करेंगे। तो चलते हैं वो देखते हैं कि वो हम कैसे मेंशन करते हैं। अच्छा, ये एफिडेविट आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें हम टाइटल देते हैं, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गया, और ये एफिडेविट। एफिडेविट में क्या होता है, जो भी बंदा होता है जो एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में, वो अपनी सारी डिटेल्स देता है। इस इधर किसने डिटेल दी हुई है, अमजद ने दी है। अमजद कौन है, अमजद जो है डिफेंडेंट है, क्योंकि ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेंट हमेशा डिफेंडेंट फाइल करेगा। वो ही चाहेगा कि प्लेंटिफ की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो। तो इस वजह से डिफेंडेंट ने जो मूव किए, तो एफिडेविट में डिटेल्स भी डिफेंडेंट की होंगी, और जो भी उसकी डिटेल्स होंगी आप वो मेंशन करेंगे इधर। उसके बाद जो भी है जैसे एफिडेविट वाली बातें भी मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ जो फैक्ट्स एंड जो ग्राउंड्स हैं वो भी आप इधर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपने पहले कहा है कि मैं इधर मेंशन करूंगा, तो इस वजह से आपको इधर मेंशन करने हैं। तो पहली वाली तो एफिडेविट में यही होता है कि भाई मैं डिफेंडेंट हूँ,
फिलानी जो भी ये टाइटल सूट और मैं इफेक्ट्स ऑफ द सूट से वेल कन्वर्जेंट हूँ। उसके बाद ये जो अकम्पनिंग एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर जो 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी मैंने मूव मूव कराई है, मेरी डायरेक्शन पे मूव की गई है। और जो कंटेंट्स हैं मेरे जो है सामने पढ़े गए वो मुझे समझाए गए। क्योंकि ये जो ये रूल होता है हमारे यहाँ, जो बंदा होता है उस आता है वो अपना एडवोकेट करता है, तो फिर जो होता है कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ होता है, जो सुप्रीटेंडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, और हाई कोर्ट में वो रजिस्ट्रार होता है। तो फिर जो होता है वो क्या करता है, कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ उससे उसको बताता है कि भाई ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तुम मानते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एडवोकेट अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड कर दे और उस क्लाइंट को पता ही ना हो, तो इस हिसाब से ये रखा गया है। तो हमारे यहाँ ये चीज तो लिखी जाती है, लेकिन हम अप्लाई हमारे जितने भी केसेस हुए हैं हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। जैसे चालान होता है 14 डेज में सबमिट कराना, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मैंने नहीं देखा कि कभी एक स्पेशल कोई केस आ गया तो अलग बात है, बाकी नॉर्मली जो है 14 डेज में नहीं होती सबमिट। 30 दिन या उससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो ये भी चीज़ जो है लिखी, लेकिन अभी तक कभी कभी कहाँ होती है अप्लाई, कहाँ नहीं होती, क्योंकि ये क्या है कि ऑब्लिगेटरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है। तो इस वजह से बहरहाल हम चलते हैं आगे। उसके बाद जो है प्लेंटिफ के पास है जो हम ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करेंगे। भाई प्लेंटिफ के पास कोई काल ऑफ नहीं है ये सूट फाइल करने का, क्योंकि एप्लीकेंट और डिफेंडेंट ने क्या की है, फुल पेमेंट कर दी है और पेमेंट रिसिप्ट पोजीशन में है डिफेंडेंट के। और डिफेंडेंट क्योंकि एप्लीकेंट है तो हम लिखेंगे एप्लीकेंट स्लेश डिफेंडेंट। और जो रिसिप्ट्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। तो काज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि भाई हमने सारी पेमेंट कर दी है और पेमेंट का हम प्रूफ भी दे रहे हैं। और उसके साथ मसला ये है कि मैंने पेमेंट नहीं की और मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये मसला ही नहीं है और काज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं, लिहाजा इसकी पेमेंट रिजेक्ट की जाए। उसके बाद हमारा दूसरा ग्राउंड कौन सा था कि भाई इसने जो है इनसफिशिएंटली स्टेम किया था, जो कोर्ट फीस है उसने जो है इनसफिशिएंटली स्टेम की थी। कितनी फीस थी, 8,000 थी, लेकिन इसने कितनी पे की थी, 5,000 की थी। सपोज करते हैं कि 8,000 थी, इस वजह ये सपोज किया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि भाई उसकी फीस 8,000 थी और इसने जो है 5,000 दिए, तो इस वजह से जो है इसकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जाए। और ये जो अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस द प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड द फर्दर प्रोसीडिंग्स विल वेस्ट द प्रीशियस टाइम ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कि भाई सिंपल ये जो केस की अभी हालातें बन चुकी हैं तो प्लेंट को रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोर्ट का जो कीमती वक्त है वो ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो भी जो है वाट एवर स्टेटेड अबोव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और जो भी ये डिफेंडेंट होगा इधर डिपोनेंट के ऊपर अपनी सिग्नेचर करेगा, और जो इधर अपना जो एडवोकेट होगा वो अपनी सिग्नेचर करेगा, और इधर कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ होगा वो अपनी सिग्नेचर करेगा। तो ये हो गई एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि भाई प्लेंट कैसे आप रिजेक्ट कराना जो है कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब जो प्लेंटिफ है, अब हम प्लेंटिफ के वकील बनते हैं। डिफेंडेंट ने तो अपना काम कर दिया, उसने जो ये एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब हमारा जो क्लाइंट है वो डिफेंडेंट है, वो आया है हमारे पास। अब वो चाहता है कि भाई इसका काउंटर एफिडेविट बनाओ और ये बताओ कि भाई मेरी प्लेन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं कि वो किससे ड्राफ्ट होता है। तो हम चलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस और काउंटर एफिडेविट टू द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। अच्छा, इसमें भी यही होगा क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेशन है तो टाइटल सेम देंगे। ये मैं रिपीट नहीं करता, बस एप्लीके जो ऑब्जेक्शन है उसकी तरफ चलता हूँ। ऑब्जेक्शन स्लेश काउंटर एफिडेविट टू द एप्लीकेशन जो डेफिनेट ने मूव की है उसकी। तो क्योंकि इधर प्लेंटिफ है, अच्छा इसमें बात यही होगी आप जो है एफिडेविट में ही सारी चीज़ें जो है अपनी बताएंगे। इसमें एफिडेविट देने की जरूरत ही नहीं, ये एफिडेविट भी है। एफिडेविट में ही आपने जो है फैक्ट्स एंड ग्राउंड मेंशन किए हुए हैं, तो इसमें एफिडेविट अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक एफिडेविट का काम भी करता है और जो ऑब्जेक्शंस हैं उसका जवाब भी इसमें ही आप दे देंगे। तो हम जूम करके इसको देखते हैं कि कैसे जो है हम इसको जवाब देंगे कोर्ट में। तो जो कि ये एफिडेविट है और एफिडेविट में हमने फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स मेंशन किए हुए हैं, तो एफिडेविट की भी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करेंगे। और जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि हम डिटेल देते हैं सारी। इधर प्लेंटिफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है ये, तो जो प्लेंटिफ है उसकी सारी डिटेल्स हमने मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वाला होता है कि भाई मैं जो है प्लेंटिफ हूँ इस सूट में, जैसे उसने बोला था कि मैं डिफेंडेंट हूँ और वेल कन्वर्जेंट हूँ जो भी फैक्ट्स हैं केस के। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है डिफेंडेंट ने मूव की है, ये मेरे जो है मुझे समझाई गई है, और जो है वाट एवर विच अंडरस्टैंड एंड से सेम और इनकरेक्ट हैंस अच्छा। जैसे रिटन स्टेटमेंट में हम जवाब देते हैं और क्या करते हैं, एडमिट और डिनाई करते हैं, इधर भी हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म का जवाब दे रहे हैं। जो भी आप जवाब देंगे तो आप डिनाई करेंगे या एडमिट करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। यहाँ कहते हैं कि भाई रिक्वायर्स नो कमेंट, तो ये चीज़ होती है।
तो इधर हम क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इधर भी हमने यही कहा है कि हमने क्या कहा है, एडमिट और डिनाई। तो हमने इधर क्या किया है, हमने क्या है, डिनाई। हमने क्या लिखा है कि भाई ये जो एप्लीकेशंस के कंटेंट्स हैं आर्टर 7 रूल वाली, जो डिफिनेंट ने मूव किए हैं, वो मेरे मुझे जो है बताए गए हैं, मुझे एक्सप्लेन किए गए हैं, और मैं ये समझता हूँ और कहता हूँ कि ये सारा कुछ गलत है, इस वजह से मैं इसको डिनाई करता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया इसको। अब क्यों डिनाई कर दिया वो भी हम जो बताएंगे, क्योंकि भाई डिनाई स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। ऐसे बस आप बोल दें कि मैं डिनाई करता हूँ, नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप डिनाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो है हम डिनाई क्यों कर रहे हैं वो हमने इधर मेंशन किया हुआ है कि भाई जो पैरा नंबर 3 है एफिडेविट और एप्लीकेशन का, वो हम डिनाई करते हैं और ये सबमिट करते हैं कि फिलानी तारीख को उसने सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमें दिए थे, और हमें जो रिक्वेस्ट की थी कि भाई सेल डीड की रजिस्ट्रेशन की जो है एग्जीक्यूशन कराओ, और जो है रिमेनिंग जो अमाउंट है 40 लाख रुपए, ये जो है लाइबल है इसके ऊपर, ये एक लाइबिलिटी है, इसको पे करनी है। और मैं ये एग्री करता हूँ that he will pay the remaining consideration of 40 लाख रुपए within the period of 1 month। तो मतलब ये है कि भाई इसने जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमें दिए थे, और हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये जो रजिस्टर्ड सेल डीड, जो सेल डीड है हमारी, उसकी रजिस्ट्रेशन की एग्जीक्यूशन करो, और जो रिमेनिंग है मैं जो है 40 लाख रुपए आपको दूंगा। और मैं एग्री करता हूँ कि मैं जो है ये रिमेनिंग 40 लाख रुपए 1 महीने के अंदर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, जो 1 महीने का टाइम था वो गुजर गया, और हमें जो है डिफेंडेंट से पूछा कि हमें जो है सेल कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट जो 40 लाख रुपए हमें दें, लेकिन उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है ये सूट फाइल करने को। तो ये हम चीज जो है पेरा नंबर 3 वाली क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। पेरा नंबर 3 में उसने क्या मेंशन किया हुआ था, क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ी है, तो आपको याद होगा कि हमने पेरा नंबर 3 में क्या देखा था, वो हम देख लेते हैं इधर ही। पेरा नंबर 3 ने इसने बताया था कि हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि इसने मेंशन किया हुआ है हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं। तो हमने जो ऑब्जेक्शन और काउंटर एफिडेविट में यही बताया है इसका जवाब, कि पेरा नंबर 3 ने जो इसने बात की है हम ये डिनाई करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी सबमिशन है वो हम उधर मेंशन किए। उसके बाद 4 वाला इसने जो कोर्ट फीस और जो इनसफिशिएंट स्टेम्प वाली बात की है, उसका भी हम जवाब देंगे। तो हमने वो कैसे जवाब दिया है वो हम देखते हैं। तो 4 में हमने लिखा है कि भाई जो कंटेंट्स ऑफ पेरा नंबर 4 हैं वो हम एडमिट करते हैं। अच्छा, ये से नहीं है कि हर चीज आपको डिनाई करनी है बस केस आपको बनाने के लिए। जो चीज सच है, जो आप मानते हैं कि ये सच्ची है, तो आपको वो एडमिट करनी है। तो ये इधर एडमिट क्यों करता है कि इसने वाकई में ही जो फीस है जो वो सही नहीं पे की थी कोर्ट की, या जो स्टेम्प्स थे उसने सही नहीं लगाए थे। तो इस वजह से उसकी जो है वो बात वो मान रहा है कि हाँ भाई मैं एडमिट करता हूँ, मैंने ये मसला किया है। तो इधर ये एडमिट कर रहा है। अगर आपके साथ मसला नहीं है फीस का, आपने सही फीस की है, तो आप डिनाई करेंगे। अगर आप वाकई में ही आपने फीस जो है सही पे नहीं की, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप ये चीज़ एडमिट करें और बताएं सारा कुछ। तो इसने एडमिट की, उसके बाद इसने बताया कि द फर्दर सबमिटेड, मैंने कोर्ट फीस जो है सही नहीं पे की थी कंप्लीट अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक। और क्योंकि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ कोर्ट फीस, जब मैं कोर्ट की फीस कर रहा था तो मेरे साथ एक गलती हो गई मुझसे, जिस वजह से मैंने कोर्ट की जो कंप्लीट फीस है वो पे नहीं कर सका। हाउ एवर, हमने जो ये रिमेनिंग जो फीस थी कोर्ट को जो है पे कर दी है। इस वजह से अपेलेंट रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड के कि भाई मैंने इनसफिशिएंट कोर्ट फीस जो है पे की है। तो ये पहले एडमिट करता है, उसके बाद बताता है कि भाई जो मसला था वो मैंने हल कर दिया। तो इस वजह से अब इस ग्राउंड पे भी भाई मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ये इधर लिखा हुआ है लीगल, जो है लीगल वोकेब है या लेटिन टर्म है बोनाफाइड। तो एक दो होते हैं, बोनाफाइड और जो है मेलाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है जो है इसको बोलते हैं गुड इंटेंशन। अच्छा, ये ओ है बोनाफाइड, मैं इसको सही कर दूं। इसको बोलते हैं गुड इंटेंशन या नेक नियति। आप कोई भी काम करते हैं गुड इंटेंशन में, फिर वो गलत हो जाए या सही हो जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर आप गुड इंटेंशन में कोई काम करते हैं तो वो बोनाफाइड होता है, और जो है मेलाफाइड होता है बैड इंटेंशन। अच्छा, ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। बोनाफाइड मिस्टेक किसको कहते हैं, आपने अक्सर ये शायद मीम भी देखा होगा, कि भाई एक बूढ़ा आदमी है, वो रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ऐसे ही वो एंजॉय कर रहा है, एक दूसरा जवान आता है लड़का, फिर उसको जो है वो रास्ता क्रॉस करा देता है। लेकिन उसको रास्ता क्रॉस नहीं करना था। तो फिर आखिर में जो है म्यूजिक चलती है बैकग्राउंड की, सारी उम्र या ऐसा कुछ मीम होता है, आपने शायद देखा होगा। तो उसने क्या किया, उसकी एक गुड इंटेंशन है कि भाई उससे मैं बुजुर्ग आदमी को रोड क्रॉस कराऊं, लेकिन उसको क्रॉस करना ही नहीं था।
तो आपसे क्या हो गई, गलती हो गई, लेकिन किस में गलती हो गई, गुड इंटेंशन है आपकी, आपकी इंटेंशन सही है, आपको उसको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन ही नहीं थी, तो आप बोलेंगे भाई मेरी नेक नियति वाली गलती हो गई। तो ये एक गुड इंटेंशन मिस्टेक है। दूसरी होती है बेड इंटेंशन मिस्टेक, आप किसी को जो है चोट लगा दें, आपकी इंटेंशन भी थी, तो वो हो गई बेड इंटेंशन। तो मतलब कोई बंदा रास्ते से जा रहा है और आप पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि यहाँ से जाएगा और मैं इसको जो है कुछ जो है पत्थर मारूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे ऊपर बैठे हैं छत के ऊपर और आप फिसल गए, आपके हाथ से जो है पत्थर गिर गया नीचे और वो किसी बंदे को लग गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो वो क्या हो गया, वो गुड इंटेंशन वाली मिस्टेक हो गई, वो बोनाफाइड मिस्टेक। तो ये दो लीगल टर्म है। चलते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ, कि भाई जो पैरा नंबर 5 के कंटेंट्स हैं वो हम डिनाई करते हैं। पैरा नंबर 5 में उसने क्या कहा है पहले वो देख लेते हैं। पैरा नंबर 5 में उसने कहा है कि भाई ये प्लेंट रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी किस्म में जो है इसमें जो है कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या सारा कुछ, तो इस वजह से ये कोर्ट का टाइम ज़ाया करेगा। तो ये हम इसको कैसे जवाब देते हैं वो देखते हैं। तो पैरा नंबर 5 का हमने जवाब दिया है कि भाई हम क्या करते हैं, इसको डिनाई करते हैं। क्यों डिनाई करते हैं, इस वजह से डिनाई करते हैं कि भाई क्योंकि हमारे वैल्यूएबल राइट्स में इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, लिहाजा ये रिजेक्ट होने के जो है लायबल नहीं है, ना ही ये कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि हमारा जो है जेन्युइन मसला है, हमारे वैल्यूएबल राइट्स इन्वॉल्व हैं इस मैटर में। और ये जो हम लास्ट में लिखते हैं एफिडेविट में, वो लिखा हुआ है कि द वाट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये डिपोनेंट इधर अपनी सिग्नेचर करेगा और इधर जो है अपनी वकील सिग्नेचर करेगा, और इधर कौन करेगा, कमिश्नर फॉर टेकिंग ऑथ। तो ये हो गया काउंटर एफिडेविट जो आप फाइल करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्लेंट रिजेक्ट ना हो, तो ये आप फाइल करेंगे। फिर आपका अगर ये अलो हो गया तो फिर तो आपके केस चलेगा, और आपका केस जैसे से जो भी होता है, हमने प्रोसीजर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो सारा अप्लाई होगा। तो ये थी एप्लीकेशन, जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और उसका काउंटर एफिडेविट था जो हमने सीख लिया। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पार्टीज हैं जो हमारा आज का दूसरा जो टॉपिक है, वो भी हम देखते हैं कि भाई कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू, एप्लीकेशन दोनों की सेम होती हैं, आर्डर और रूल भी दोनों का सेम ही है, बातें सिर्फ थोड़ी अलग होती हैं। एडिशन की अपनी बातें होती हैं, और जो स्ट्राइकिंग आउट, स्ट्राइकिंग आउट का मतलब होता है किसी को निकालना, बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग आउट। तो ये हो गई स्ट्राइकिंग आउट, इसका मतलब ये, और पार्टी को निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग आउट ऑफ पार्टीज। अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर एडिशन और ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टीज। तो हम देखते हैं कि कौन से आर्डर और कौन से रूल में लिखी हुई है एडिशन एंड स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द पार्टीज। कहाँ लिखी हुई, आर्डर 1 रूल 10 में लिखी हुई। ये पहला पहला जो आर्डर है सीपीसी का, उसके रूल नंबर 10 में ये बात लिखी हुई है कि भाई कैसे एडिशन हो सकती है, कैसे स्ट्राइकिंग आउट हो सकती है। और उस जो आर्डर एंड रूल का जो टाइटल क्या है, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्गफुल रॉन्ग प्लेंटिफ। तो ये इसका टाइटल है। इसमें हालांकि दोनों चीजें लिखी हुई है, एडिशन वाली भी लिखी है, स्ट्राइकिंग आउट वाली। तो एडिशन में तो आप रॉन्गफुल प्लेंटिफ नहीं कह सकते, स्ट्राइकिंग आउट में कह सकते हैं। टाइटल इसका सिर्फ स्ट्राइकिंग आउट वाला है, लेकिन बातें दोनों लिखी है। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया है। 1 में उसने कहा है कि भाई वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन is plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that suit has been instituted through a bona fide mistake, and it is necessary for determination of the real matter and dispute, so to order any other person to be substituted or added, or as plaintiff upon such term as the court thinks fit। और इसका मतलब क्या है कि भाई सूट इंस्टीट्यूट हो गया एक रॉन्ग पर्सन के नेम पे एज अ प्लेंटिफ। अब क्या है, ये कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो नाइट प्रिंट है, वेदर इट इज डाउटफुल, यहाँ ये डाउट है कि भाई ये जो सूट है ये एक राइट प्रिंटिफ के जो है नाम पे नहीं किया गया, या रॉन्ग पर्सन के नाम पे जो है इंस्टीट्यूट किया गया है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, पर्सन को सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है और ऐड भी कर सकती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि बदलना। तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है, ऐड भी कर सकती है कोई नए बंदे को, वो जो है कोर्ट की मर्जी है। अगर उसको लगता है कि भाई जो है रॉन्ग पर्सन के नाम पे जो है केस इंस्टीट्यूट हो गया है और जो गलती है वो बोनाफाइड मिस्टेक है, अगर मेलाफाइड होगी तो फिर ये बात नहीं मानी जाएगी। तो मिस्टेक आप देख सकते हैं लॉ में ये लिखी है इधर बोनाफाइड। तो गलती गुड इंटेंशन में होनी चाहिए, अगर बैड इंटेंशन में है तो फिर उसके सर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अलग हो सकते हैं। तो ये आप जरूर इसको जो है समझिएगा कि भाई बोनाफाइड मिस्टेक में अगर ये हो गया कि गलती गलत बंदे का नाम आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर जो है उस बंदे को यहाँ तो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यहाँ अगर बंदा रिमेनिंग है, कोई राइट पर प्लेंटिफ है, उसको मेंशन नहीं किया गया, तो फिर उसको जो है ऐड कर सकती हैं। ये 1 में लिखा हुआ है आर्डर जो है 1, ये रूल 10 के 1 में लिखा हुआ है क्लास 1 में। क्लास 2 में जो लिखा है वो भी हम देखते हैं, उसके बाद चलते हैं हम एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग पे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई द कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टी।
जो भी पार्टीज हैं उसको स्ट्राइक भी कर सकती है और जो है एड भी कर सकती है। कोर्ट जो है एट एनी स्टेज क्या कर सकती है, स्ट्राइक आउट भी कर सकती है किसी पर्सन को जिसने ज्वाइन किया है, या प्लेंटिफ को, इधर इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, भले प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, इसमें ये नहीं है कि भाई सिर्फ प्लेंटिफ को जो है स्ट्राइक आउट या जो है ऐड कर सकती है, डिफेंडेंट को भी ऐड कर सकती है या स्ट्राइक आउट कर सकती है। अच्छा, किस किस को करेगी, जिसकी प्रेजेंस ऑनरेबल कोर्ट में क्या हो, जरूरी ना हो, मे अच्छा, लेट मी रीड इट, और हुज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle upon all the questions be added। अच्छा, ये लैंग्वेज थोड़ी ला की टिपिकल होती है, एडिट वाली बात इसने लास्ट में की है। वो मैं सोच रहा था कि ये जो चीज लिखी हुई है ये तो एडिट वाली है और बात इधर इसने स्ट्रक आउट वाली की है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहरहाल स्ट्रक आउट वाली बात इसने इधर की है कि भाई स्ट्रक आउट कर सकती है अगर वो जो इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया हुआ है, और अगर जो है जरूरी है उसकी जो है प्रेजेंस, उसके बिना जो फैसला होगा वो सही नहीं हो सकता, तो फिर उसको क्या कर सकती है, उसको ऐड कर सकती है। तो स्ट्रक आउट वाला ग्राउंड ये है कि भाई वो इम्प्रॉपरली ज्वाइंट है, और जो है एड वाला ग्राउंड कौन सा है कि भाई उसका जो है जरूरी है उसकी जो है ज्वाइनिंग इस केस में, तो इस ग्राउंड पे जो है वो ज्वाइन कर जो है कर सकती है, उसको ऐड कर सकती है एज अ पार्टी, बी इट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जरूरी नहीं कि जो है प्लेंटिफ यहाँ हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी हो सकता है। तो आई होप कि आप ये आर्डर और रूल 10 समझ गए होंगे, आर्डर 1 रूल 10 की वो क्या बात की रहा है। इसमें सिंपल बात है कि भाई अगर इम्प्रॉपरली ज्वाइंट है तो उसको क्या करें, उसको निकाल दें। अगर उसकी जरूरी है उसकी प्रेजेंस तो उसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो सिंपल सी बात है। स्ट्राइकिंग वाली बात क्या है, एक स्ट्राइकिंग आउट, दूसरा क्या है, एडिशन। स्ट्राइकिंग में हमने क्या करना है कि भाई इम्प्रॉपरली ज्वाइंड है, सिंपल एक आप याद कर सकते हैं इसको। और एडिशन में अगर उसकी जो है प्रेजेंस क्या है, वो नेसेसरी है, अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है कि केस का फैसला सही ना हो। तो ये हो गया एडिशन एंड स्ट्राइकिंग आउट की जो भी कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद हम डलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि वो कैसे ड्राफ्ट की जाती है। उससे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, मे भी कोई इधर से रिलेटेड हो तो इधर ही उसका जवाब दे दें। अच्छा, मिस्टर अदनान ने पूछा है कि क्या इस पर भी टिकट्स लगती हैं या जस्ट प्लेन पर भी। नहीं, हर एप्लीकेशन पे लगती है। हम मैं प्रैक्टिस में गया था तो उधर हमने एडजस्टमेंट में भी शायद लगाई थी, या स्टेटमेंट एक थी, सॉरी स्टेटमेंट हम जमा कराना चाह रहे थे। हम एग्जीक्यूशन थी हमारी एक, उसमें क्या था कि एग्जीक्यूशन हमने एप्लीकेशन दे दी और उसने जो है जजमेंट सेटिस्फाई कर दी थी। तो फिर हमें क्या था, स्टेटमेंट जमा करानी थी कि भाई हम एग्जीक्यूशन से विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो है हमारी जजमेंट जो आपने निकाली थी वो उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो एक स्टेटमेंट छोटा सा पेज होता है, हम उसमें टाइटल देते हैं जैसे इसमें, और स्टेटमेंट लिखते हैं और बताते हैं कि भाई हम विड्रा करना चाहते हैं इस सूट में। उसमें भी हमने टिकली लगाई थी, तो ये जो काउंटर एफिडेविट होगा इसमें भी जो है आपकी जो भी होगी टिकली लगेगी। नॉर्मली 2 रुपए की हम लगाते हैं। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ पेमेंट की एप्लीकेशन एनी टाइम से हो सकती है, मिस्टर अदनान का सवाल है। मैं आपका सवाल थोड़ा समझा नहीं, फिर भी जितना मैं समझा उसका जवाब दे देता हूँ कि आप रिजेक्शन ऑफ पेमेंट आप तब फाइल करेंगे जब आपके खिलाफ एप्लीकेशन रिजेक्शन का जो डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन दी है, जो है वो रिजेक्शन ऑफ पेमेंट जो डिफेंडेंट है उसकी लिमिटेशन तो लिखी नहीं गई। यहाँ जो हमने आर्डर पढ़ा था, आर्डर 7 रूल 10 रूल 11 में सॉरी, तो उसमें किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं लिखी हुई कि आप कब जो है कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो है आप कभी भी कर सकते हैं, जब जब भी आपको लगे कि भाई इसकी प्लेन में ये मसला है तो आप जो है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल है उबैदुल्ला का, सर व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड रिटर्न ऑफ द प्लेंट। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑफ द प्लेंट, उसमें हम इसको जो है कवर कर लेंगे। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्लास बी की समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल दे दें। चलें मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, उबैदुल्ला का सवाल है कि सिविल साइड स्टेम नेसेसरी है क्रिमिनल साइड में। जी बिल्कुल, सिविल में जो है स्टेम जरूरी होते हैं, बाकी क्रिमिनल में स्टेम्स नहीं होते।
अच्छा, ये शरीका ने पूछा है कि ये जो क्लास बी है, काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का। तो इसमें क्या है कि आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है। तो आपको जो दी गई है अपॉर्चुनिटी कि भाई इसको सही करो, और फिर भी आप सही नहीं करते, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर सकती है। जहाँ तक अंडर वैल्यूड की बात है, जो आपका वैल्यू है, रियल वैल्यू, जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं, उससे जो कम है वो हो गया अंडर वैल्यू। तो अगर आपने उसने कम वैल्यू दे दिया है, तो उस ग्राउंड पे जो है, अगर आपको कोर्ट टाइम देते हैं कि भाई सही वैल्यू दो या ऐसा कुछ, तो फिर जो है अगर आप उस रीजनेबल टाइम में जो है, जो आप कोर्ट को आपने जो है कोर्ट ने आपको दिया हुआ है, उसमें फिर भी आप मसला हल नहीं करते, तो इस ग्राउंड पे आपकी जो पेलेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं एप्लीकेशन जो हमने देखी है, स्ट्राइकिंग आउट और एडिशन वाली। तो एडिशन ऑफ द पार्टीज और स्ट्राइकिंग आउट वाली जो एप्लीकेशन है वो कौन से आर्डर में होगी? आर्डर 1 रूल 10 में होगी, सीपीसी के में। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे ड्राफ्ट की जाती है। और उसका काउंटर एफिडेविट भी होगा, डिफेंडेंट जो फाइल करेगा कि भाई ये क्योंकि डिफेंडेंट हमेशा चुप करके बैठता नहीं, या प्लेंटिफ अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो वो तो जरूर जवाब देगा, अगर नहीं देता तो वो अलग बात है, लेकिन हमें मालूम होना लाजमी है कि इन केस अगर वो चाहता है देना जवाब तो फिर वो कैसे देगा। तो हम दोनों देखते हैं केस स्टडी के थ्रू। कि भाई नबील ने सूट इंस्टीट्यूट किया था अगेंस्ट अमजद, और अमजद ने समन नोटिस जो है उसने जो है रिसीव किए थे, और रिटन स्टेटमेंट दी थी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन जो उसने दी है, कि भाई आर्डर जो है 7 रूल 11। और अमजद जो है अब ये कह रहा है कि भाई पेमेंट मैंने फुल कर दी, और रिसिप्ट जो है जो डली अटेस्टेड हैं, को किसने अटेस्ट किए हैं? रजिस्ट्रार ने जो अटेस्ट किए थे, और उसके सामने हमने ये रिसिप्ट दी थी इसको, इस वजह से वो पार्टी होना लाजमी है। तो इस वजह से अब अमजद चाहता है कि भाई, ओ सॉरी, रजिस्ट्रार, इधर मैंने सब लिख दिया। ये अमजद वांट्स टू ज्वाइन दी रजिस्ट्रार एज अ डिफेंडर। अब अमजद चाहता है कि भाई रजिस्ट्रार कोई पार्टी बनाया जाए, क्योंकि भाई हमने जो रिसिप्ट जो मैं पेश करता हूँ कोर्ट के सामने, जो है वो जो है किसके सामने बनाई गई थी? रजिस्ट्रार के सामने, और उसने अटेस्ट भी किए थे रिसिप्ट को, लिहाजा उसको पार्टी होना लाजमी है। अच्छा, ये मिसेस अदनान का जवाब है व्हाट इज काउंटर एफिडेविट। अच्छा, एक तो एफिडेविट को आप तो पता है कि हम कसमनामा इसको बोलते हैं, या ओथ इसको बोलते हैं। जहाँ तक बात है जो है काउंटर की, काउंटर का मतलब होता है जवाब। काउंटर एफिडेविट का मतलब क्या हुआ? एफिडेविट का जवाब। जैसे अगर कोई वकील आर्ग्यूमेंट करता है तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, कि भाई इसने आर्ग्यूमेंट कर दिया। और अगर आपने उसको जवाब दे दिया आर्ग्यूमेंट का, अगर आप दूसरी पार्टी के वकील हैं तो उसको बोलेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट। किसी बंदे ने एफआईआर कर दी किसी दूसरे के ऊपर, और उस एफआईआर के जो बेसिस पे आपने उसके ऊपर मतलब, सपोज करें आपके ऊपर एफआईआर, किसी बंदे के ऊपर एफआईआर हो गई, अब वो चाहता है कि मैं भी उस बंदे के ऊपर एफआईआर करूं जिसने मेरे ऊपर एफआईआर की है, तो इसको बोलते हैं काउंटर एफआईआर। तो आई होप कि आप काउंटर समझ गए होंगे कि काउंटर एफिडेविट या काउंटर आर्गुमेंट, या जो भी काउंटर जिसके आगे आएगा तो उसका मतलब होगा, तो उस चीज का वो जवाब देना चाहता है। तो ये काउंटर एफिडेविट है, जो जो उसने एप्लीकेशन दी है या एफिडेविट में ग्राउंड्स दिए हैं, तो इस वजह से हम लिखते हैं कि भाई काउंटर एफिडेविट। जजाकल्ला। अम, तो ये जो हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, ये जो अमजद की है, वो हम देखते हैं कि वो हम जो है कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ये वाले गाले। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं हमारे यहाँ। कभी कभी हमारे यहाँ से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट आता है कि भाई फलाने को पार्टी बनाओ, तो इसका सिंपल ऐसे टाइटल होगा। अगर तीसरा बंदा अपनी ख्वाहिश से चाहता है कि मैं पार्टी बनूं, तो उसका टाइटल कैसे होगा? उसका टाइटल ऐसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि भाई अली नामी बंदा है, वो चाहता है कि मैं इसका पार्टी बनूं, तो वो कैसे बनेगा? हम इधर लिखेंगे अली। तो ये ऐसा उसका टाइटल बनेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे, क्यों हम ये मेंशन कर रहे हैं। अगर ये अली अपने आप से आ रहा है कि भाई मुझे पार्टी बनाना लाजमी है, कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो एप्लीकेशन मूव नहीं करता,
कोई तीसरा बंदा आके कहता है कि भाई मैं जरूरी पार्टी हूँ, क्यों जरूरी हूँ, वो अपना ग्राउंड्स बताता है, तो उसका टाइटल ऐसे होगा कि थर्ड पर्सन होगा, वो ऐसे अपना एप्लीकेंट स्लेश इंटरवीनर। इंटरवीनर, इंटरवीनर जो एक वर्ब है, इंटरवीन करना। इंटरवीन का मतलब होता है मुदाखलत करना किसी चीज में। तो क्योंकि ये तीसरा बंदा है, तो ये किसी की पार्टी बनना चाहता है, तो इसको इससे समझा जा सकता है कि भाई ये केस में मुदाखलत कर रहा है। तो इस वजह से इसको इंटरवीनर बोलते हैं लॉ में। तो ये एप्लीकेंट भी होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन ये मूव कर रहा है वो ये बंदा कर रहा है, कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये एप्लीकेंट है, उसके साथ साथ मुदाखलत मुदाखलत भी कर रहा है, तो इस वजह से वो इंटरवीनर भी लिखेगा। जैसे अगर अक्यूज होता है तो क्या लिखता है, एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज्ड। अगर कंप्लेनेंट होता है तो एप्लीकेशन स्लेश जो है कंप्लेनेंट। तो ये तब टाइटल होगा जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं आ रहा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ द पार्टीज के लिए, कोई तीसरा बंदा अपने आप से आ रहा है कि मुझे ऐड किया जाए, तो उसका जो है टाइटल ये होगा। तो ये उसमें होगा। बाकी नॉर्मली अगर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ आ रहा है तो फिर इसकी देने की जरूरत नहीं, इस वजह से मैं इसको फिर क्या कर देंगे, आप इसको मेंशन ही नहीं करेंगे, आप इसे रिमूव कर देंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो अभी के लिए हमारे केस स्टडी क्या है कि डिफेंडेंट आया है, तो इस वजह से हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, डिफेंडेंट की खुद जो है डिटेल्स देंगे, और डिफेंडेंट खुद जो एप्लीकेशन का जो है एप्लीकेंट बनेगा। तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर इंटरवीनर अंडर जो है कौन सा आर्डर है, आर्डर वन और जो है रूल वन, आर्डर वन रूल 10 सॉरी। अच्छा, किसका मकसूद का सवाल है कि अगर प्लेंटिफ में आ रहा है, तो अगर कोई प्लेंटिफ ला रहा है कोई पार्टी, तो फिर वो जो है टाइटल तो सेम होगा, इधर जो है डिटेल्स जो हम मेंशन करेंगे उधर एफिडेविट में, या इधर एडवोकेट फॉर हमने डिफेंडेंट लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे इधर, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ। तो इधर से हमें मालूम पड़ेगा कि भाई कौन है जो पार्टी को ऐड कराना चाहता है या सबमिट कराना चाहता है, इधर से भी पता चल जाएगा और एफिडेविट में भी पता चल जाएगा। तो वो हम देखते हैं। इट इज, इसने इधर मेंशन किया हुआ है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट जो है मे बी प्लीज टू एक आर्डर बनाए कि भाई रजिस्ट्रार को ऐड करे, ज्वाइन करे पार्टी को इस एज अ डिफेंडेंट इन द सूट। क्यों करे, क्योंकि एक फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स हमने मेंशन किए हुए हैं जो अकम्पनिंग एफिडेविट है, और ये जो पेयर हम मांग रहे हैं कानून की बालादस्ती के लिए मांग रहे हैं। कोर्ट से हमने क्या मांगा है इधर कि भाई रजिस्ट्रार को ऐड करो या ज्वाइन करो पार्टी एज अ डिफेंडेंट इस सूट में। क्यों करो, क्योंकि फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स हमने मेंशन किए हुए हैं एफिडेविट में। तो वो हम देखते हैं कि क्या मेंशन किए हुए हैं। ये एफिडेविट का जो है हम सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि भाई मैं डिफेंडेंट हूँ या प्लेंटिफ हूँ, जो भी हूँ वो मेंशन करेगा, और ये एप्लीकेशन मेरे ऊपर एक्सप्लेन की गई है सारा कुछ, और फिलहानी तारीख पे ये जो प्रॉपर्टी है जो है सोल्व की गई थी। अच्छा, नाम इधर दूसरे मेंशन किए गए हैं। रकम इसमें 17 लाख थी, और जो है पोजीशन इसने दे दी थी ट्रांसफर्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। इधर लिखा हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी दी गई थी, इधर मैंने नाम गलत लिख दिया है, अमजद और नबील थे, तो इसमें से अमजद और नबील का किसी एक का होगा, इधर नाम होगा अमजद का। ये मैं करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा कि भाई प्रॉपर्टी उसको अमजद को दी गई थी, और रिमेनिंग जो है 60 लाख रुपए थे, इधर 70 लाख हैं। 60 लाख रुपए जो है वो जो है इसको जहाँ 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे, और 60 लाख रुपए क्या थे, रिमेनिंग थे। और जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन है उसको दी गई थी। और जो रिसिप्ट्स हैं, काम की बात ये है, रिसिप्ट जो हैं वो प्रिपेयर की गई थी और अटेस्ट की गई थी बिफोर द रजिस्ट्रार जो कासमाबाद वाला है। इस वजह से जो है इसको पार्टी बनाना लाजमी है। जो जो रिसिप्ट्स हैं वो प्लेंटिफ क्या क्लेम कर रहा है कि वो क्या है, फॉल्स हैं, फेब्रिकेटेड हैं, और उसमें सिग्नेचर झूठी हैं। तो इस वजह से हमने क्या है वो जो रिसिप्ट्स हैं वो रजिस्ट्रार के सामने बनाई थी, जो रजिस्ट्रार कासमाबाद का है, लिहाजा उसको पार्टी बनना लाजमी है। तो ये हमारा मेन ग्राउंड है इस एप्लीकेशन का। तो हम इस ग्राउंड पे हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो रजिस्ट्रार है उसको जो है पार्टी बनाया जाए। और दूसरा हमारा क्या ग्राउंड है कि भाई इस हालातों में रजिस्ट्रार को पार्टी बनाना लाजमी है फॉर द फेयर जो है एडजुडिकेशन, सही फैसले के लिए रजिस्ट्रार का पार्टी बनना लाजमी है। और ये हम जो लास्ट में देते हैं एफिडेविट में वो मेंशन किया गया है, और डिपेंडेंट अपनी सिग्नेचर करेगा। फॉर्मेट सारा सेम है, बस आपके ग्राउंड चेंज है कि भाई ये जो ग्राउंड है इसमें ग्राउंड क्या है कि भाई ये रिसिप्ट जो है अटेस्ट किसने की थी और प्रिपेयर किसके सामने की गई थी, रजिस्ट्रार के सामने, जो कासमाबाद का रजिस्ट्रार है, लिहाजा वो पार्टी बनना लाजमी है। क्यों बनना लाजमी है, क्योंकि प्लेंटिफ जो है वो ये कह रहा है कि ये जो रिसिप्ट हैं वो क्या है, वो झूठी हैं, इसमें मेरी झूठी सिग्नेचर्स हैं। तो इस वजह से इसके जो क्लेम को जो है जवाब देने के लिए इसको पार्टी बनाना लाजमी है। तो ये हो गया, आप अगर ऐड कराना चाहते हैं, अगर आप सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो फॉर्मेट यही होगा, लेकिन आपकी बात क्या होगी, सब्ट्रैक्ट कराने वाली होगी कि भाई ये बात है, इस वजह से इसको जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो भी आपके यहाँ सिचुएशन अगर आपके पास आ जाती है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आप कैसे जो है पार्टी को ऐड करा सकते हैं, यहाँ जो है सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। उसके बाद काउंटर एफिडेविट होगा या ऑब्जेक्शन, जारी बात है अगर जो है डिफेंडेंट कोई पार्टी ऐड कराना चाहता है या प्लेंटिफ,
तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होती है, तो वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्शन जरूर देती है हमारे यहाँ। नहीं देती तो बिस्मिल्लाह, अगर दे रही है तो वो कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो देखती है। इधर जो डिफेंडेंट ने जो ये एप्लीकेशन मूव की है, तो अब ऑब्जेक्शन कौन देगा या काउंटर एफिडेविट कौन देगा? प्लेंटिफ देगा। अगर प्लेंटिफ ने दी होती एडिशन वाली एप्लीकेशन, तो डिफेंडेंट जो है ये देता ऑब्जेक्शन। तो वो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शन वाली एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। हमने इधर टाइटल दिया हुआ है सिंपल से, जैसे नॉर्मल हर एप्लीकेशन में देते हैं। और इधर जो है ऑब्जेक्शंस और स्लेश काउंटर एफिडेविट टू द एप्लीकेशन अंडर आर्डर जो है रूल, आर्डर 7 रूल। ये मैंने गलत ओपन कर दी लगता है। हाँ सही है, टाइटल गलत दिया गया है, ठीक है ठीक। तो इधर हम ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट में हम क्या करते हैं, ग्राउंड भी अपने मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ एफिडेविट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे। तो इस वजह से मैंने एफिडेविट की सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई है। मैं इसको रिपीट नहीं करता, क्योंकि अब चौथी बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एफिडेविट को। तो हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं जो जल्दी से। तो ग्राउंड इसने क्या लिखा है कि भाई ये जो एप्लीकेशन आर्डर 1 रूल 11 वाली है, जो डिफेंडर ने मूव की है, मुझे समझाई गई और मैं ये समझता हूँ कि ये क्या है, गलत है, इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, डिनाई करता हूँ। तो इधर आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ये तो अब आगे देखते हैं कि वो हम क्या करते हैं कि भाई पैरा नंबर 3 ने इसने जो मेंशन किया है वो हम क्या करते हैं, डिनाई करते हैं और ये सबमिट करते हैं कि डिफेंडेंट क्या करता है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश कर रहा है और कोर्ट को मिसलीड कर रहा है। और क्योंकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो रिसिप्ट्स हैं जो डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है वो झूठी है और मेरी झूठी सिग्नेचर हैं, लिहाजा इस वजह से पैरा नंबर 3 वाली बात मैं क्या कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ। और पैरा नंबर 4 वाले जो कंटेंट्स है वो मैं वो डिनाई कर रहा हूँ। क्यों डिनाई कर रहा हूँ? तो काइंडली मैं आपके सबके जवाब देता हूँ, ये मैं कंप्लीट करूँ, फिर आपके जवाब देता हूँ सबको जो भी है। तो जो पैरा नंबर 4 वाले कंटेंट्स हैं वो क्या है, डिनाई किए जाते हैं। क्यों डिनाई किए जाते हैं? जो प्रोपोज डिफेंडेंट है वो जरूरी नहीं है पार्टी इस केस में। तो कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और ये जो सबमिट कराते हैं कि भाई ये जो डिफेंडेंट है, जो प्रोपोज डिफेंडेंट है, मतलब अभी डिफेंडेंट नहीं बना, जैसे 22 ए बी में आपको याद होगा प्रोपोज अक्यूज हमने जो मेंशन किया हुआ था। क्यों जो है प्रोपोज लिखा था? क्योंकि अभी वो अक्यूज बना नहीं है, एफआईआर उसके ऊपर हुई नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको प्रोपोज अक्यूज किया था। इधर वो डिफेंडेंट अभी बना नहीं है, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे कि भाई ये प्रोपोज डिफेंडेंट है। तो जो प्रोपोज डिफेंडेंट है वो जरूरी पार्टी नहीं है और ये जो है गलत तरीके यूज कर रहा है, कोर्ट का टाइम जाया कर रहा है डिफेंडेंट। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन भी हम इधर मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा अगर ये ज़रूरी है इतना, तो आप इसको विटनेस ही बना दें, पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है? कि अगर जो है अगर जो है ऑनरेबल कोर्ट प्रपोज अक्यूज को सुनना चाहती है, तो रिपोर्ट कॉल करे डायरेक्ट, जो रिपोर्ट कॉल फ्रॉम और डायरेक्ट फ्रॉम प्रपोज अक्यूज एज एविडेंस, मतलब कि उसको एविडेंस जो है पेश करने के लिए उसको कॉल करे ये द डिफेंस विटनेस इन द इंस्टीट्यूट सूट इंस्टेंट सूट सॉरी। ये जो करंट सूट है इसमें जो है इसको जो विटनेस बना दे और उसकी एविडेंस सुन ले। अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में इसको सुनना जरूरी है, तो उसको विटनेस बना दे, इसको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? तो ये आप ग्राउंड बनाएंगे तो जो है हो सकता है कि वो कोर्ट उसको ऐड ना करे और उसको विटनेस बना के ही तो जो है आपका केस चला दे। तो ये हो गए ग्राउंड्स, और जो आगे ग्राउंड्स होंगे एफिडेविट वाले होंगे। ये जो एफिडेविट वाला होता है कि जो भी कहा गया है वो सच है और मेरे इल्म के हिसाब से वो सच है। फिर जो भी होगा जो एडवोकेट होगा अपनी सिग्नेचर करेगा। ये एफिडेविट जैसे नॉर्मल होता है इसमें भी वही होगा, तो मैं इसको रिपीट नहीं करता। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये काउंटर एफिडेविट या एफिडेविट वो कैसे बनाते हैं, जो एप्लीकेशन होती है एडिशन ऑफ द पार्टीज और जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ द पार्टीज। तो ये हो गई सारी कुछ। तो अगर और किसी को सवाल है तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, और जो भी आपने सवाल पूछे हैं मैं अभी उसके जवाब देता हूँ। चलते हैं हम सवालों की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सवाल मिसेस अदनान ने पूछा था, कौन सा पूछा था कि लोकस स्टैंड क्या है?
अच्छा, ये लोकल स्टैंड आए अक्सर क्या होती है वो उसमें रेड पिटिशंस में होती है, क्योंकि हमारे हमसे पूछा जाता है कि आपके साथ मसला क्या है, आपको राइट है अपीयर होने का कोर्ट में। तो ये आप इधर जो है सही आपने सवाल पूछा है, क्योंकि एडिशन ऑफ द पार्टीज और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ देखी जाती है कि भाई ये पार्टी जो आप ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ इसका राइट है अपीयर होने का कोर्ट में। ऐसे तो नहीं कि किसी रास्ते से बंदा जा रहा था और उसको पार्टी बना दिया गया कि ताकि केस को कॉम्प्लिकेट किया जाए। तो इस वजह से उसको देखा जाता है कि भाई ही हैज वेदर ही हैज राइट टू अपीयर बिफोर ऑनरेबल कोर्ट और नॉट। तो राइट टू अपीयर कब होगा राइस, जब आपके साथ मसला हुआ है, जब आपका इंटरेस्ट जो है उसमें हो उस केस में, तो इस हिसाब से आपको जो है पार्टी बना दिया जा सकता है लोकस स्टैंड है। अक्सर ये रिट पिटिशंस में भी देखे जाती हैं कि जो मसले होते हैं उसमें जो रिट पिटिशन अगर आप फाइल करते हैं तो यही पूछती है आपको हाई कोर्ट की भाई क्या आपको लोकस स्टैंड है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी दूसरे बंदे के साथ मसला होता है और आप रिट पिटिशन दे देते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है आप नहीं दे सकते। पब्लिक एट लार्ज का अगर मसला है तो उस सिचुएशन में होती है। तो बहरहाल वो रिट पिटिशन अलग सा एक अपना डिबेट है, डिबेट होगा उसमें, उधर हम नहीं जाते। लेकिन लोकल स्टैंड का मतलब होता है राइट टू अपीयर, कि भाई वेदर ही वेदर द पार्टी हैज द राइट टू अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट और नॉट। और इसको आप एक और जो लीगल डॉक्ट्राइन है, लीगल टर्म है, आप उसको बोल सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं क्यू क्यू ई बोनो। मैंने पहले ही बताया था आपको, हु बेनिफिट्स। तो ये देखा जाता है दोनों की, वैसे तो इसमें डिफरेंसेस होंगे, वो मुझे इतने पता नहीं, मैं इसमें जाता भी नहीं। लेकिन दोनों जो है एक नेचर की आप कह सकते हैं कि दोनों में क्या देखते हैं कि भाई क्या आपके साथ मसला है, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका बेनिफिट है। तो दोनों की जो मीनिंग्स हैं तकरीबन सेम है। तो ये जो है लोकस स्टैंड आए है कि भाई वेदर यू आप अपियर हो सकते हैं या आप अपियर नहीं हो सकते इस केस में। तो आप बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये जेन्युइन इशू है, लिहाजा मुझे अपियर होने का राइट है। और क्यू बोनो में भी आप यही कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन सेम हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि लोकल स्टैंडर्ड का क्या कॉन्सेप्ट। अच्छा, और उबैदुल्ला कहता है कि लोकल स्टैंडर्ड डिफाइंड इन आर्टिकल 184 जो है 3 व्हेन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये भी आप देख लीजिएगा जो उबैदुल्ला ने आर्टिकल बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड जजाकल्ला। अच्छा, मकसूद ने पहले ही बता दिया है, मकसूद वेरी गुड, आपने सही बताया है, राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। अच्छा, मिसेस दन्ना ने पूछा है जो थर्ड पार्टी प्लेन में आई है वो किसी भी टाइम अपनी मर्जी से केस छोड़ सकती है या कोर्ट देखेगी कि उस थर्ड पार्टी को निकालना है। जी नहीं, ऐसे अपनी मर्जी पे वो आएगी और अपनी मर्जी पे पार्टी नहीं बना सकती। मर्जी तो अपनी अपनी मर्जी से आ सकता है कोई भी बंदा, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता कोर्ट में, क्योंकि वो जज की मर्जी होती है। अगर वो जाने देगा तो फिर जाएगा, ऐसे अपनी मर्जी से आना जाना नहीं। अब वकील भी अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन जाते कोर्ट जज की मर्जी से हैं। अगर वो जो है केस हमारा चलाएगा और जाएंगे तो फिर मतलब उसकी मर्जी जो है इनडायरेक्टली हो जाएगी कि भाई अगर वो केस चलाएगा या तारीख देगा या ऐसा कुछ, तो फिर हम फारिग होकर घर जाएंगे। तो वकील खुद जो है अपनी मर्जी से नहीं जाता। तो ये जो अगर बन रहा है पार्टी तो फिर नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसने खुद जो है ये ग्राउंड बना दिया है कि भाई मेरे इंटरेस्ट हैं इस केस में। अब उसने खुद एडमिट कर दिया, तो वंस एडमिटेड कैन नॉट बी डिनाइड। तो इस हिसाब से जो है वो अब वो ऐसे छोड़ नहीं सकता। फिर उसको छोड़ने के लिए जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ द पार्टीज की एप्लीकेशन देगा और अपने ग्राउंड्स बताएगा। अगर वो ग्राउंड्स उसको सुपरसीड करते हैं सही तरीके से, तो फिर जो है जो हो सकता है कि भाई उसको जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए। अच्छा, ये लिखा है कि सर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड में, हाँ थोड़ी ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे, फिर मैंने इधर ही करेक्ट कर दी। बहरहाल मैं आपको जो ड्राफ्ट शेयर करूंगा गूगल ड्राइव पे, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि ये टाइम टू टाइम हम नेम्स चेंज करते रहते हैं, पहली बैच में दूसरे नेम्स से, और इधर थोड़ा मतलब डिफरेंस हो सके तो इस वजह से मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग्स की। और आर्डर और रूल तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये रोमन वाले जो आर्डर है मुझे याद भी नहीं रहते कभी कभी, तो इस वजह से थोड़ी हो जाती है मिस्टेक। तो मैं करेक्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, और किसी को सवाल हो तो काइंडली पूछिए, वरना हम जो है क्लास को वाइंड अप करें इधर ही, और अपकमिंग लेक्चर्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा के सिविल का भी अभी 5-6 लेक्चर्स बचे हैं, उसके बाद हम फैमिली मॉड्यूल करेंगे। अच्छा, हाँ ये आपने सवाल किया है कि काउंटर क्लेम, तो काउंटर एफिडेविट तो मैंने सुना है, काइंडली आप काउंटर क्लेम थोड़ा बता दीजिएगा मुझे, काउंटर क्लेम की क्लेम नहीं है।
अच्छा, काउंटर क्लेम का भी यही मतलब है, मैंने इधर देख लिया नेट पे। काउंटर का भी मतलब जिस पार्टी ने क्लेम मांगा है उसके अगेंस्ट, उसके जवाब में आप कोई क्लेम मांग रहे हैं तो उसको काउंटर क्लेम कह सकते हैं आप। मैं इसको समझा, जैसे जो काउंटर का मतलब भी यही है कि जवाब, जैसे काउंटर एफिडेविट, काउंटर जो है एफआईआर, काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो क्लेम कोई पार्टी मांग रही है तो उसकी अपोजिट अपोजिट पार्टी क्या करती है, उस क्लेम के अगेंस्ट एक क्लेम मांग लेती है, या उस क्लेम के जवाब में कोई क्लेम जो है लेती है, तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। और जहां तक काउंटर एफिडेविट की बात है, तो काउंटर एफिडेविट मतलब है एफिडेविट का जवाब। तो एफिडेविट में तो वो कोई भी चीज मांग सकता है, जैसे उसने जो है कोई चीज मांगी कि भाई इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए, इस पार्टी को ऐड किया जाए, तो वो काउंटर एफिडेविट होगा। और जहाँ बात है काउंटर क्लेम की, तो उसमें दावे की बात है। तो डिफरेंसेस का मेरे मुझे इतना इल्म है नहीं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने सिर्फ काउंटर एफिडेविट की बात सुनी है, और काउंटर क्लेम आज मैं आपके यहाँ सुन रहा हूँ। और किसी को सवाल है तो काइंडली पूछें, वरना क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर में फिर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, और कोई भी आपको सवाल हो तो जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह।